हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का चौथा यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमने थर्ड यूनिट के रूप में डिस्कस कर लिया है और अब हम इस वीडियो में चौथा यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन पार्ट सेकंड। इसका अंक बाहर दोस्तों 13 नंबर का यूनिट है और हम कोशिश करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की जिनसे आप इस यूनिट में 13 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट नोट्स को याद करने की कोशिश करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला टॉपिक आता है रूसो का सामाजिक परिदृश्य। इस यूनिट में दोस्तों हम रूसो, जॉन डीवी, इवान इलीच ऐसे 4-5 नाम हम पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको जरूर से याद करना होगा। उन्हीं के ऊपर सारा यूनिट बेस्ड है, तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रूसो का सामाजिक परिदृश्य। इसमें देखिए, रूसो के समय समाज में दो मुख्य संस्थाएं मुख्य भूमिका अदा करती थी, एक चर्च और दूसरा राज्य। रूसो समाज को बंधन मानते थे। उनका कहना था कि प्रकृति में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। समाज व्यक्ति की काल्पनिक तथा असत्य सोच की भ्रमपूर्ण दुनिया है। भ्रमपूर्ण दुनिया है, काल्पनिक है व्यक्ति की और असत्य सोच की भ्रमपूर्ण दुनिया है। और आपको ध्यान रखना है कि रूसो ने क्या कहा है, चर्च और राज्य को मुख्य संस्थाएं कहा है समाज की। आगे देखिए, रूसो के समय में शिक्षा की जिम्मेदारी चर्च पर थी। चर्च के अधीन शिक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सभी बच्चों को समान गुणों से पोषित साधारण व्यक्ति मानते हुए ही शिक्षा दी होती थी, शिक्षा उसको ग्रहण करवाई जाती थी। बच्चों को केवल चर्च द्वारा ही दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा का ज्ञान करवाया जाता था तथा राजभक्त पैदा किए जाते थे। सामाजिक बुराइयों में वर्ग भेद चरम सीमा पर था, जिसके कारण निम्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था न के बराबर थी, बिल्कुल भी नहीं थी या कुछ कुछ जगह पर ही थी। आगे देखिए, हम बात करते हैं रूसो के शिक्षा के स्वरूप के बारे में। इसमें आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि रूसो ने अपने समय के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रख करके शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया, यह आपको ध्यान रखना है। और निषेधात्मक से तात्पर्य क्या है, नकारात्मक नहीं बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा कि बच्चों के शरीर का विकास करके शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाए। रूसो ने क्या कहा, निषेधात्मक शिक्षा, इसका अर्थ आपने जान लिया कि नकारात्मक नहीं है बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। मूर्त संप्रेषण के अंतर्गत आएगा कि जो भी काम करे जा रहे हैं, जो भी शिक्षा दी जा रही है, वो प्रत्यक्ष वहां पर दी जा रही है। तो शिक्षा की व्याख्या करते हुए क्या कहा उन्होंने कि बच्चों के शरीर का विकास करके शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाए। तो इस तरह से रूसो का शिक्षा का स्वरूप आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, फिर आप थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ करके लिख देंगे तो आपका उत्तर आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर आप पूरा ही मन से लिखेंगे तो फिर वहां पर नंबर कम मिलेंगे आपको या नंबर नहीं मिलेंगे। बट आप थोड़ा सा पॉइंट्स वहां पर लिख देंगे स्टार्टिंग में और बाद में कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ देंगे तो फिर आपका उत्तर ठीक ठीक वहां पर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में देते चलिए कि यहाँ पर आपको निषेधात्मक ध्यान देना है। निषेधात्मक शिक्षा पर जोड़ दिया। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, नकारात्मक नहीं है बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या है, मूर्त वहां पर संप्रेषण इस तरह से, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखना है कि बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है यह शिक्षा, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 4 उद्देश्यों के बारे में। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है भावनात्मक विकास, चौथा है सामाजिक एवं राजनीतिक विकास। इसमें देखिए, पहले की बार बात करते हैं शारीरिक विकास को लेकर के। तो इसमें देखिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए उसके शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास करना परम आवश्यक है। शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास क्या होगा, शारीरिक विकास। दूसरे नंबर पर है मानसिक विकास। रूसो का मत है कि जब शरीर का विकास ठीक से होता है तब हम बच्चे के शरीर की विभिन्न इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में कर सकते हैं। अगर शारीरिक विकास ठीक है तो मानसिक विकास अपना ज्ञान प्राप्ति में ठीक हो जाएगा, विभिन्न इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ते हुए आपको याद करना है। तीसरा विकास है भावनात्मक विकास। इसमें देखिए, रूसो ने कहा कि विद्यार्थी में भावनात्मक विकास में राष्ट्र प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति एवं श्रम की भावना मुख्य रूप से होने से ही भावनात्मक विकास ठीक हो सकेगा। चौथा उद्देश्य है सामाजिक एवं राजनीतिक विकास।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि रूसो राज्य सत्ता में विश्वास करते थे, इसलिए उनका यह भी मत था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी जाने, जिससे वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। तो सामाजिक और राजनीतिक विकास तभी होगा जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो और उनके विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो आप में आ जाएगी, तो फिर वो उद्देश्य यहाँ पर सफल हो जाएगा। तो ये 4 उद्देश्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है, और अगर बड़ा प्रश्न आता है तो इनके पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से डिटेल में आपको थोड़ा-सा लिख देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रूसों के अनुसार शिक्षण की विधियों के बारे में। यहाँ पर देखिए, रूसों ने विद्यार्थी की आयु वर्ग के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों को निम्नलिखित रूप में बताए। शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान होने के कारण रूसो ऐसी शिक्षण विधियों के उपयोग पर बल देते थे जो शारीरिक विकास में अधिक उपयोगी हो। तो शारीरिक विकास को यहाँ पर ज़्यादा बल उन्होंने दिया है शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था में। और यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से खेल एवं नाटक विधि थी। मुख्य रूप से कौन सी विधियां रही हैं? शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था में रूसों ने मुख्य तौर पर कौन कौन सी विधियां काम में ली है? खेल विधि और नाटक विधि आपको ध्यान रखना है। किशोर एवं युवावस्था छात्रों के लिए अवलोकन, वाद विवाद, खोज, अन्वेषण, प्रयोग, आगमन, निगमन तथा समस्या समाधान आदि विधियों का उपयोग रूसों ने बताया है। अभी आपके सिलेबस में इन सभी विधियों के बारे में कुछ-कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में हम उनको भी कवर करते हुए अलग-अलग वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मेन पॉइंट्स इनके बारे में पता चल सके। बट जब आप आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, जैसे रीट की या सीटेट की, तो उनमें आप देखेंगे कि इनके बारे में डिटेल में आपको सारी विधियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर अलग-अलग प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप कोशिश करिएगा कि आपको जो भी शिक्षण विधियाँ आपके सिलेबस में दी हुई है, उनमें आपको ये पता चल सके कि कौन सी शिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, और कौन सी शिक्षण विधि की परिभाषा के तौर पर कि उस शिक्षण विधि में क्या हो रहा है। जैसे समस्या समाधान है, तो समस्या समाधान किस विधि से हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, और वाद विवाद विधि है तो उसमें क्या होगा, खोज विधि में क्या हो रहा है, अन्वेषण विधि में क्या हो रहा है, प्रयोग विधि में क्या हो रहा है। तो इस तरह से कुछ-कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और प्रतिपादित अगर किसी ने किया है उसको, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूसों के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी में संबंध। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको आपके विचारों को प्रकट करते हुए इस तरह से अपने विचार प्रकट करिए। अलग प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इस संबंध में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूसों के अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है, बच्चों को आदेश या उपदेश देना। शिक्षकों को मना किया गया कि आप बच्चों को आदेश नहीं दोगे, उपदेश नहीं दोगे। विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण आप उपलब्ध कराओगे बच्चे को, और विद्यार्थी को विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग करोगे, समस्या समाधान में मदद करोगे, विद्यार्थी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, और शिक्षक की मुख्य भूमिका ये कही गई। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि आदेश और उपदेश देना, उनको मना कर दिया शिक्षकों को, और क्या कहा कि आप बच्चों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाइए, समस्या समाधान में उनकी मदद करिए, क्रियाकलापों में सहयोग करिए, और अगर आप गतिविधियां जो बच्चे कर रहे हैं तो उनके ऊपर नजर रखिए। तो इस तरह से मुख्य भूमिका आपको ध्यान रखनी है। रूसों का मानना था कि बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है, इसलिए समाज अपने सामाजिक नियमों के बंधन में विद्यार्थी को न बांधे। अगर एग्जामिनर को प्रश्न घुमाना होगा तो आपको कथन देकर के पूछ लेगा कि बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है और समाज समाज के नियमों में बच्चों को ना बांधे, ये कथन किसने दिया? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो रूसो का ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी का शिक्षा स्वरूप हम पहले डिस्कस करेंगे। शिक्षा स्वरूप के बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अभी हमने रूसो के बारे में डिस्कस किया है, अब हम जॉन डीवी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे इवान इलिच, ऐसे कुछ कुछ और नाम यहाँ पर आने वाले हैं जिनके बारे में आपको जरूर से ध्यान में रखना है। शिक्षा का स्वरूप, और अगर शिक्षा की विधियां वहाँ पर बता रखी है तो वो भी ध्यान रखना है, और वहाँ पर उद्देश्य अगर आपने यहाँ पर दिए हुए हैं तो वो उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से हमने तीसरे यूनिट में आपके शिक्षा दर्शनों के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको हर एक नाम के शिक्षा दर्शन आपको ध्यान रखने होते हैं उस यूनिट में, तीसरे यूनिट में। और अब चौथे यूनिट में आपको शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य ध्यान में रखने होंगे, तभी आपका ये यूनिट कंप्लीट हो पाएगा। मेन पॉइंट्स के ऊपर सभी के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी का शिक्षा स्वरूप हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, जॉन डीवी के अनुसार समाज और विद्यालय के बीच एक बड़ी खाई है। जॉन डीवी ने क्या कहा कि समाज और विद्यालय के बीच में एक बड़ी खाई है। इसका एक मुख्य कारण क्या है कि विद्यालयों का स्वरूप समाज के बदलने पर नहीं बदलता। डीवी के अनुसार विद्यालयों को समाज के लघु रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विद्यालय विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास करे। विद्यालयों का वातावरण घर जैसा होना चाहिए। विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में होनी चाहिए, जहाँ विद्यार्थी को रुचि, इच्छा एवं जिज्ञासा के अनुरूप नए नए अनुभव प्राप्त हों और वह सत्य को जाने।
जॉन डीवी ने क्या कहा विद्यालय के बारे में कि प्रयोगशाला के रूप में विद्यालय होने चाहिए जहां पर विद्यार्थी को रुचि, इच्छा और जिज्ञासा के अनुसार नए नए अनुभव प्राप्त करवाए जाने चाहिए और वो अनुभव प्राप्त करना चाहिए जिससे वह सत्य को जान ले। और इस प्रकार जॉन डीवी ने विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रगतिशील विद्यालय की परिभाषा अगर आपको पूछता है तो फिर इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रगतिशील विद्यालय किसने कहा, तो इस तरह से आपको पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है, पॉइंट्स को रिलेट करते हुए बात करनी है। घुमा फिरा करके अगर प्रश्न पूछना होगा तो प्रगतिशील विद्यालय के बारे में पूछ लेगा आपको। अगर सिंपल प्रश्न पूछना होगा तो जॉन डीवी के शिक्षा स्वरूप के बारे में पूछ लेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन में जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन बहुत ही व्यवहारिक है। शिक्षा के संदर्भ में डीवी का कहना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं ही जीवन है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। डीवी का मानना था कि शिक्षा के दो भाग होते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जॉन डीवी ने शिक्षा के दो भाग बताए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, आपको ध्यान रखना है। और शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो उसके विकास में मददगार हो। ये कथन कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है शैक्षिक दर्शन के रूप में। आगे हम बात करते हैं डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पर हो सकता है, 1 या 2 नंबर का प्रश्न अलग से आ सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य बताइए जॉन डीवी के अनुसार। पहला है समायोजन का उद्देश्य, दूसरा है सामाजिकता का विकास करना, तीसरा है आर्थिक कुशलता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। इस तरह से 5 उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों के बारे में। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत यहाँ पर देखिए, पहला आपको लचीलापन वहाँ पर रखना होगा पाठ्यक्रम के निर्माण में, दूसरा है अनुभव का सिद्धांत, तीसरा है वास्तविक जीवन के क्रियाकलाप उसमें डालने होंगे, उपयोगिता का सिद्धांत और ज्ञान इकाई का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत भी आपको ध्यान में रखने हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत अगर आपको पूछे जाते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर प्रश्न आता है तो आपको लचीलेपन का सिद्धांत में ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या बच्चे की आवश्यकता अनुसार, सामाजिक वातावरण के अनुसार लचीली होनी चाहिए। अर्थात एक ही प्रकार पाठ्यक्रम हमेशा के लिए उचित नहीं हो सकता, एक ही प्रकार का, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ ही व्यक्ति के या समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो भी बदल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, लचीलेपन का सिद्धांत उसमें काम में लिया जाना चाहिए। अनुभव के सिद्धांत में देखिए, पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें ज्ञान का अर्जन अनुभवों पर आधारित हो। पाठ्यचर्या में बच्चे स्वयं करके सीखे जिससे रटने की प्रवृत्ति कम होगी एवं छात्रों में समझ बढ़ेगी। वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की पाठ्यचर्या में शामिल अध्ययन सामग्री का संबंध विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से होना चाहिए जिससे सीखने की क्रिया भी स्वाभाविक होगी और ज्ञान स्थायी होएगा। उपयोगिता का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या से प्राप्त ज्ञान भविष्य में रोटी, कपड़ा, घर, परिवार, व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक होना चाहिए। उपयोगिता भी उस पाठ्यक्रम की होनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत ज्ञान इकाई का सिद्धांत। इसमें देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई है, न कि खंडों में विभाजित करके। जॉन डीवी ने कहा कि ज्ञान को खंडों में विभाजित ना करके ना ही नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की अलग अलग विषयों के रूप में उनको पढ़ाया जाए, बल्कि एक ही जगह पर पाठ्यक्रम संपूर्ण इकाई के रूप में वहाँ पर होना चाहिए। तो ज्ञान इकाई का सिद्धांत उन्होंने इस तरह से दिया। तो अगर आपको डिटेल में प्रश्न पूछता है तो इस तरह से पॉइंट्स पॉइंट्स आप जोड़िए। जो जो टॉपिक यहाँ पर लचीलापन दिखाया गया है, तो लचीलापन का मतलब है कि आसान उसको करा जाए, थोड़ा सा और ईजी करा जाए कि बच्चा उसको आसानी से रिलेट कर सके, आसानी से उसको समझ सके और अपने जीवन में उसको उतार सके। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में देना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीवी की प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांतों के बारे में। यहाँ पर 4 सिद्धांत आपको याद में रखने हैं। 4 सिद्धांतों में देखिए, पहला सिद्धांत है सत्य की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, दूसरा है क्रिया की उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत और चौथा है परिणाम का सिद्धांत। सत्य की परिवर्तनशीलता से मतलब है कि सत्य एक ही जगह पर नहीं टिका रहता, सत्य समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जॉन डीवी ने क्या कहा कि सत्य का आंतरिक गुण नहीं है और सत्य बदलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है क्रिया की उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें देखिए, जॉन डीवी ने क्या कहा कि विचारों को महत्व ना देकर के क्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि विचार क्रियाओं के द्वारा ही पैदा होते हैं। तो जॉन डीवी के कथन आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर सिद्धांत देखिए, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो क्रियाओं की व्यवहारिकता का एक पक्ष यह भी है कि क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को परिष्कृत करके सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को परिष्कृत कर सके। अर्थात मूल्यों और क्रियाओं का समाज और समाज की लोकतांत्रिक संरचना में योगदान होना चाहिए।
चौथा सिद्धांत है परिणाम का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि ऐसी ही क्रियाओं का महत्व है या ऐसे ही सिद्धांतों का महत्व है जिनसे हमें कोई परिणाम प्राप्त हो। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, एग्जाम्स आपके पास में हैं तो ज़रूरी है कि कम समय में हम उन सभी बिंदुओं को डिस्कस कर लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए दोस्तों, बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी एवं अनुशासन के बीच संबंध क्या है। डीवी के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और अनुशासन, इन तीनों में संबंध को आपको ध्यान में रखना है। जॉन डीवी ने शिक्षक को शिक्षार्थी से अधिक महत्व दिया क्योंकि उनके अनुसार अधिकांश अनुभव शिक्षार्थी को शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। जॉन डीवी ने क्या किया, शिक्षक को अधिक महत्व दिया और क्या कहा कि शिक्षक से ही शिक्षार्थी को अनुभव प्राप्त होते हैं। वातावरण का निर्माण करना, योजना बनाना, निर्देशन प्राप्त करना व निरीक्षण करना प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक के प्रमुख कार्य रहे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डीवी के अनुसार शिक्षार्थी को रटने के स्थान पर अनुभव, प्रयोग एवं अवलोकन द्वारा सीखने का प्रयास करना चाहिए। छात्र वातावरण में उपलब्ध सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री से सीखने का प्रयास करें। रटने के स्थान पर अनुभव, प्रयोग और अवलोकन द्वारा सीखने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में अनुशासन को डीवी एक आंतरिक शक्ति कहते हैं। डीवी के अनुसार दंड के द्वारा अनुशासन संभव नहीं है, लेकिन बच्चों को उनकी जिज्ञासा के अनुसार, जिज्ञासा के अनुरूप ज्ञान प्राप्ति के पर्याप्त अवसर, पर्याप्त उनको चांसेस मिलने चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इवान इलिच के बारे में। इवान इलिच का सामाजिक परिदृश्य हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, इलिच के समय समाज की शिक्षा व्यवस्था चर्च के अधीन थी। जिस तरह से हमने रूसो के बारे में डिस्कस किया, तो आपको ध्यान रखना है कि रूसो ने भी चर्च के बारे में बात करी और इवान इलिच ने भी। इसमें विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इलिच के अनुसार वर्तमान व्यवस्था गरीब लोगों के बजाय अमीर लोगों को अधिक लाभ पहुंचा रही है। इलिच कहते हैं कि कुछ विशेषज्ञ शिक्षा की पाठ्यचर्या को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि जैसे पाठ्यचर्या बाजार में बिकने वाली वस्तु, शिक्षक बेचने वाला तथा शिक्षार्थी खरीदने वाला उपभोक्ता है। इस तरह से अब जो वर्तमान में आप देखेंगे तो इसी तरह से चला आ रहा है। और आगे देखिए, वर्तमान समय में जातिगत भेद भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसलिए इलिच ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयी व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा को प्रस्तुत किया ताकि शिक्षा अपने वास्तविक दायित्वों की ओर अग्रसर हो सके। तो इवान इलिच की सामाजिक परिदृश्य में आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इवान इलिच के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों में देखिए, इवान इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा जो सहज, सरल और सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यवहारिक होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को पूर्ण प्रतिभागी बनाया जाए और अवलोकन उनसे करवाया जाए, प्रश्न किया जाए, तर्क वितर्क करने का उनको अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षण विधियां उन्होंने प्रयोग में ली। इस तरह से उनकी शिक्षा उनको देने के लिए कहा। और यहाँ पर बात आती है इवान इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। इसमें उन्होंने पहला उद्देश्य दिया है समाज शिक्षा का उद्देश्य। तो देखिए, शिक्षा समाज के प्रति बच्चों को उपलब्ध होने चाहिए जिसमें सभी उम्र के बच्चे व्यक्ति प्रवेश प्राप्त कर सकें। दूसरा है ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य। इसमें देखिए, ज्ञानी व्यक्ति तथा संस्था ज्ञान को निजी संपत्ति न बना करके समाज के अन्य व्यक्तियों व छात्रों के साथ भी उसको साझा करे। ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य इस तरह से ध्यान में रखना है। तीसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता का उद्देश्य। इसमें देखिए, सभी बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे वे शिक्षक व अन्य व्यक्तियों के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत कर सके। सभी को बोलने का अधिकार वहां पर होना चाहिए। चौथा उद्देश्य है संस्कृति के विकास का उद्देश्य। इसमें देखिए, इलिच कहते हैं कि मशीनरीकरण समाज पर हावी न हो, समाज का विकास उसकी अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होना चाहिए। तो ये 4 उद्देश्य आपको इवान इलिच के ध्यान रखने हैं, शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था। डी स्कूलिंग व्यवस्था का अलग से प्रश्न कई बार आ चुका है, आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इलिच ने विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा को प्रतिपादित किया। विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इवान इलिच, आपको ध्यान रखना है। इवान इलिच ने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी, तो आपको ध्यान रखना है कि इवान इलिच की पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी। इस पुस्तक के माध्यम से शिक्षा की विद्यालय व्यवस्था को व्यापारिक व्यवस्था माना। इसके अनुसार विद्यालयी शिक्षा एक ऐसा वर्ग पैदा करती है जो उपभोक्तावादी मानसिकता का होता है। इलिच कहते हैं कि इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है उसने बच्चों का बचपन छीन लिया है। यह शिक्षा पद्धति पूर्ण शिक्षित नहीं कर रही है। इलिच ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में ज्ञान का हस्तांतरण, स्वतंत्रता एवं संस्कृति के विकास को मुख्य स्थान दिया। वे शिक्षा को समाज निर्माण का माध्यम मानते हैं। इलिच ने शिक्षक के 3 मुख्य कर्तव्य बताए हैं। और वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है अभिभावक के रूप में, दूसरा है उपचारक के रूप में और तीसरा है प्रचारक के रूप में। ये बिंदु आपको जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पाउलो फ्रेरे के अनुसार मानुषीकरण।
मानुषीकरण का बिंदु आपको ध्यान रखना है। मानुषीकरण का तात्पर्य क्या है? मनुष्य से है। यहाँ मानुषीकरण अर्थात मनुष्य होने का मतलब क्या है? दूसरों के साथ और दुनिया के साथ संबंधों में जीना। यह तभी संभव है जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचाने, जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके। मनुष्य अपने आप को पहचाने और अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके और सबके साथ में मिलजुल कर रहे। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधियाँ। इसमें देखिए फ्रेरे ने क्या कहा है कि फ्रेरे के अनुसार शिक्षण पद्धति समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी मुक्तिदायी शिक्षा में सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि संज्ञान के कर्म होते हैं, जैसे सोचना तथा चिंतन करना। फ्रेरे ने बच्चों के ज्ञान और अनुभव को भी सीखने की महत्ता दी है, जो वे अपने साथ लेकर के आते हैं। उनके अनुसार विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास संवाद द्वारा किया जा सकता है। यह एक ऐसा चिंतन है जो रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। संवाद और चिंतन द्वारा मनुष्य का मानसीकरण संभव है। तो मनुष्य का मानसीकरण का अगर प्रश्न आता है तो वह संवाद और चिंतन के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेरे के अनुसार पाठ्यक्रम के लिए फ्रेरे ने क्या कहा। तो पाठ्यक्रम के लिए फ्रेरे ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हों। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। इसके बाद में अब हम बात करते हैं फ्रेरे के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संबंध के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रेरे ने शिक्षकों को संस्कृति कर्मी की श्रेणी में रखा। तो संस्कृति कर्मी की श्रेणी में किसने रखा शिक्षकों को? फ्रेरे ने। आपको ध्यान रखना है, उनकी समझ में वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सीखने की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को संवाद बनाता है। अध्यापक की भूमिका यह होती है कि वह विद्यार्थियों को उनके जीवन की ठोस परिस्थितियों और ज्ञान अर्जित करने में उनकी मदद करे, उनकी सामर्थ्य की सीमाओं पर नियंत्रण दे। फ्रेरे के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकारेंको के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। मकारेंको का पूरा नाम एटेन मकारेंको प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इन्हें रूस की शिक्षा का जॉन डीवी कहा गया। तो रूस की शिक्षा का जॉन डीवी किसे कहा जाता है? एटेन मकारेंको। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का अलग से, या फिर पूरा बड़ा प्रश्न आता है तो उसमें भी बिंदु आपको हाईलाइट करना है। मकारेंको के अनुसार शिक्षा किसी व्यक्ति के विकास व निर्माण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों को शारीरिक दंड न देकर के समझने एवं सम्मान देने की आवश्यकता है। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त सम्मान व उत्पादक श्रम की बात कही है। उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित, निदानात्मक एवं छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। और सामाजिक स्वतंत्रता तथा नैतिकता को उन्होंने जीवन का मुख्य गुण माना। तो एटेन मकारेंको ने सामाजिकता, स्वतंत्रता तथा नैतिकता को जीवन का मुख्य गुण उन्होंने माना। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु आता है मकारेंको की समूह आधारित शिक्षा। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, मकारेंको ने समूह शिक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति करी। संग्रहित शिक्षा के अनुसार विद्यालय, समाज, विभिन्न संस्थाएं एवं इनकी जो संरचना है, स्वरूप है और परंपराएं हैं और तरीके हैं, इस प्रकार से होने चाहिए कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। सामाजिक परिस्थितियां ही उनके सीखने का एक आधार स्तंभ हो। तो समूह शिक्षा के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मकारेंको के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सामाजिक व नागरिकता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना। सामाजिक और नागरिकता का जब उनका विकास होगा तभी वो समाज में सम्मानजनक स्थान बना पाएंगे, और जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं जिनको समाज में एक अच्छा स्थान मिलने के लिए अपन अपनाते हैं, तो उनको वो अपना सकेंगे और एक सम्मानजनक स्थान समाज में पा सकेंगे। तो सामाजिक और नागरिकता का विकास उस तरह से होगा। स्वतंत्रता का विकास बच्चों के भावी जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना सीख जाएंगे, स्वतंत्र अगर उनकी विचार अभिव्यक्ति रहेगी तो। और तीसरा क्या है? नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास में देखिए उनके चारित्रिक गुणों का विकास होगा। अगर उनकी नैतिकता उनको सिखाई जाएगी तो भावी जीवन के लिए ये भी उनकी अति आवश्यक है। उनकी नैतिकता संपन्न नागरिकों का विकास हो सकेगा, उनके चारित्रिक गुणों का विकास हो सकेगा। इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखना है। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जोड़ते हुए लिख देना है। अब हम बात करते हैं मकारेंको के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में। यहाँ देखिए मकारेंको ने शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना
और इसलिए उन्होंने व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर अधिक बल दिया। शिक्षण विधियों का चुनाव छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग अधिक होना चाहिए जिससे ज्ञान व सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग हो सके। आसान बिंदु हैं जिनको आप याद रख पाएंगे। बालक को क्या कहा, शिक्षा का केंद्र बिंदु माना और व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल दिया। और शिक्षण विधियों का चुनाव करते समय छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखा। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जिससे ज्ञान और सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग हो सके। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मकारेंको के अनुसार शिक्षक व विद्यार्थी के बीच संबंध के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मकारेंको के अनुसार शिक्षक को ईमानदार व निष्ठावान होना चाहिए, तभी वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी बच्चे के साथ में कुछ समस्याएं आ जाती है तब शिक्षक को सदैव शिक्षार्थी की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ बिंदु आपको आपके चौथे यूनिट के लिए ध्यान में रखना है। हमने इस वीडियो में आपका 4th यूनिट कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आप इन सभी बिंदु जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो 13 नंबर आप आसानी से इस वीडियो में, इस यूनिट में आप प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश करी है आपके सभी डाउट्स को दूर करते हुए और सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की। वीडियो देखिए, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एग्जाम टाइम है, कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटे वीडियोज़ आएँ ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ और सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान सकें। फिर भी हम कोशिश करेंगे एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जितना हो सकेगा, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।